आज हम एक बहुत ही नाजुक और कह सकते हैं कि एक विस्फोटक मुद्दे पर बात करेंगे, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा रणनीति। हमारे सामने जो विश्लेषण है वो कई सवाल खड़े करता है। तो आज का हमारा बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप की ये जो ईरान स्ट्रैटेजी है, ये एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है? क्या ये मैक्सिमम प्रेशर फॉर अ न्यू डील का एक क्लासिक केस है, या फिर इसमें एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क छिपा है जो किसी भी पल हकीकत बन सकता है? मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये रणनीति, जिसे कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं, असल में युद्ध को टालने और ईरान को एक बेहतर डील के लिए बातचीत की मेज पर लाने का एक आक्रामक लेकिन सोचा समझा तरीका है। और मेरा मानना है कि इस रणनीति को सोचा समझा कहना इसके सबसे बड़े खतरे को नज़रअंदाज करना है। ये एक हाई स्टेक्स पोकर गेम जैसा है, जहां एक भी गलत चाल पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। इरादा चाहे जो भी हो, अपनाए गए तरीके जैसे सीमित सैन्य कार्रवाई की धमकी, वो इतने खतरनाक हैं कि हालात बहुत आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। देखिए, इस रणनीति के कोर में डिप्लोमेसी है, मिलिट्री एक्शन नहीं। और इसे समझने के लिए हमें कोअर्सिव डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसका मतलब है अपने डिप्लोमेटिक गोल्स हासिल करने के लिए इकोनॉमिक प्रेशर और मिलिट्री थ्रेट का इस्तेमाल करना, ताकि सामने वाला पक्ष आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। ये ट्रंप का आजमाया हुआ प्लेबुक है। नॉर्थ कोरिया के साथ भी तो यही हुआ था। पहले फायर एंड फ्यूरी जैसी धमकी और फिर सीधे बातचीत। विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है कि सबसे ज्यादा संभावना दबाव और बातचीत की ही है, युद्ध की नहीं। तो ये जो बहुत कड़े विकल्प की बात हो रही है, वो असल में बातचीत के लिए लेवरेज बनाने का एक टूल है। लक्ष्य ईरान पर हमला करना नहीं, बल्कि ईरान की रेजीम को इतना झुका देना है कि उसके पास बातचीत के अलावा कोई और ऑप्शन ही न बचे। नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देना यहाँ पर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ईरान नॉर्थ कोरिया नहीं है। यहाँ की पॉलिटिकल डायनामिक्स, समाज और क्षेत्र में उसका प्रभाव बिल्कुल अलग है। और जिन टूल्स की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ थ्रेट नहीं है। विश्लेषण साफ कहता है कि इन विकल्पों में साइबर हमले और सीमित सैन्य कार्यवाही शामिल हैं। ये कूटनीति के उपकरण नहीं है, ये तो युद्ध की शुरुआत है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति पब्लिकली कहता है कि ईरान ने एक रेड लाइन पार कर ली है, तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं रह जाती। आप एक ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जहां से पीछे हटना आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को कमजोर करता है। इससे मिसकैलकुलेशन का खतरा हजारों गुना बढ़ जाता है। और दुनिया की बड़ी ताकतें, यूरोप, चीन, रशिया, सब मिलिट्री एक्शन के सख्त खिलाफ हैं। अगर ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक गेम होता तो वे इतने चिंतित क्यों होते? उनका डर ही इस स्ट्रैटेजी के असली रिस्क को दिखाता है। मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप ट्रंप की बयानबाजी को उसके शाब्दिक अर्थ में ले रही हैं? ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जोरदार और आक्रामक बयान देकर वो विरोधी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, ताकि जब नेगोशिएशन शुरू हो तो अमेरिका का पलड़ा भारी रहे। ये युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि बातचीत की जमीन तैयार करने का एक अग्रेसिव तरीका है। ट्रंप का खुद ये कहना कि उन्हें ईरान से बातचीत के संकेत मिल रहे हैं, इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो एक क्राइसिस का माहौल बनाते हैं और फिर खुद को उस क्राइसिस के सॉल्यूशन की तरह पेश करते हैं। ये एक पैटर्न है। मैं मानती हूँ कि ये एक पैटर्न हो सकता है, लेकिन हर गेम एक जैसे बोर्ड पर नहीं खेला जाता। ईरान जैसे संवेदनशील मामले में इस बयानबाजी के ज़मीनी परिणाम होते हैं। जैसे जब ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ईरानी जनता के साथ खड़ा है, तो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल में क्या असर होता है? विश्लेषण में साफ लिखा है कि ईरान की सरकार इन प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों द्वारा भड़काया गया बता रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान उनके इस नैरेटिव को और मजबूती देता है। इससे रेजीम को अपने ही लोगों के असली गुस्से और असंतोष को एक विदेशी साजिश बताकर कुचलने का बहाना मिल जाता है। तो क्या इस तरह की बयानबाजी से हम ईरान के हार्डलाइनर्स के हाथ ही मजबूत नहीं कर रहे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसमें रिस्क है, मैं मानता हूं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर अमेरिका चुप रहता है तो इसका क्या संदेश जाएगा? इसका संदेश जाएगा कि अमेरिका को ईरान के लोगों की परवाह नहीं है और रेजीम जो चाहे कर सकता है। ये दबाव बनाने की एक टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। एक तरफ आर्थिक प्रतिबंधों से बाहरी दबाव और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को नैतिक समर्थन देकर अंदरूनी दबाव। हाँ, ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, लेकिन शायद जरूरी भी।
हो सकता है कि मैसेजिंग को और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन इरादा रेजीम को ये दिखाना है कि वो ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अपने ही देश के अंदर भी अलग थलग पड़ चुका है। डेलिकेट बैलेंस कहना आसान है, लेकिन हकीकत में ये आग से खेलने जैसा है। आप ईरान की अंदरूनी राजनीति को एक बाहरी नज़रिए से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का रेजीम कोई एक इकाई नहीं है, वहाँ हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स के बीच अपनी खींचतान चलती रहती है। इस तरह की ब्लैंकेट बयानबाजी अक्सर इन सभी गुटों को एक बाहरी दुश्मन यानी अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर देती है। जो सुधारवादी आवाज़ें हैं वो भी देशद्रोही और अमेरिकी एजेंट कहकर दबा दी जाती हैं। तो जिस अंदरूनी दबाव को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, हो सकता है आप अनजाने में उसे ख़त्म कर रही हों। चलिए एक पल के लिए अंदरूनी राजनीति से हटकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करते हैं। जैसा कि आपने खुद कहा, यूरोप, चीन और रशिया युद्ध के खिलाफ हैं। मैं इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक सेफ्टी नेट की तरह देखता हूं। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक तरह का ब्रेक है जो ये सुनिश्चित करता है कि अमेरिका कोई एक तरफा बड़ा सैन्य कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये माहौल आखिरकार दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर ही धकेलेगा। तो एक तरह से इन देशों का विरोध ट्रंप की डील वाली स्ट्रैटेजी की मदद ही कर रहा है, उसे कमजोर नहीं कर रहा। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इसे बिल्कुल उल्टे नज़रिए से देखती हूँ। ये सेफ्टी नेट नहीं है, ये ईरान के लिए एक लाइफलाइन है। जब ईरान देखता है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला खड़ा है और चीन और रशिया जैसी बड़ी ताकतें अमेरिकी दबाव का खुलकर विरोध कर रही हैं, तो ईरान को बातचीत के लिए झुकने की क्या ज़रूरत महसूस होगी? इससे तो उन्हें और हिम्मत मिलती है कि वे अमेरिकी दबाव को झेल सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे शक्तिशाली समर्थक खड़े हैं। तो ये जो इंटरनेशनल डिवीजन है, ये संकट को सुलझाने के बजाय और ज़्यादा लंबा खींच सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपका मकसद मैक्सिमम प्रेशर डालना है, तो क्या एक बटा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा आपके लिए सबसे खराब सिनारियो नहीं है? जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दबाव सिर्फ अमेरिका पर नहीं, ईरान पर भी बना रहा है। हाँ, अमेरिका एक तरफा युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को भी सैंक्शन से पूरी तरह राहत नहीं मिल रही है। चीन और रशिया विरोध कर सकते हैं, लेकिन वे ईरान की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी प्रतिबंधों के असर से पूरी तरह नहीं बचा सकते। तो ये एक तरह का स्टेलमेट बनाता है, जहां दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है। और ऐसे स्टेलमेट से बाहर निकलने का सबसे तार्किक रास्ता बातचीत ही होता है। यूरोप भले ही ट्रंप के तरीकों को नापसंद करता हो, लेकिन वो भी ईरान के साथ एक नई, ज्यादा मजबूत और व्यापक डील चाहता है। तो देर सवेर वे भी एक मध्यस्थ की भूमिका में आएंगे। आपकी बात में तार्किक शब्द बहुत अहम है। जियोपॉलिटिक्स हमेशा तार्किक नियमों से नहीं चलती। एक स्टेलमेट हताशा और गलत अनुमानों को भी जन्म देता है। कोई भी पक्ष ये सोचकर एक छोटी सी सैन्य कार्रवाई कर सकता है कि इससे डेडलॉक टूटेगा और दूसरा पक्ष पूरी तरह से जवाबी हमला नहीं करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। इतिहास गवाह है कि ज़्यादातर बड़े युद्ध ऐसी ही छोटी छोटी गलतफहमियों और लिमिटेड एक्शन से शुरू हुए हैं, जो बाद में कंट्रोल से बाहर हो गए। तो जिसे आप एक स्थिर स्टेलमेट समझ रहे हैं, वो असल में एक फिसलन भरी ढलान हो सकती है। चलिए अब सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं, ईरान के अंदरूनी हालात। विश्लेषण साफ तौर पर कहता है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों की जड़ में आर्थिक परेशानियां हैं। अमेरिकी प्रतिबंध सीधे सीधे उसी दुखती रग पर चोट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सीधी और प्रभावी रणनीति है। जब देश के अंदर आर्थिक संकट गहराएगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी फैलेगी और जनता का गुस्सा आसमान छुएगा, तो रेजीम पर बातचीत के लिए राजी होने का दबाव अपने आप बढ़ेगा। आखिरकार कोई भी सरकार अपने लोगों के गुस्से को एक हद से ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन ये राष्ट्रवाद की ताकत को बहुत कम आंकता है। इतिहास हमें बार बार सिखाता है कि जब किसी देश पर बाहरी दबाव डाला जाता है, खासकर अमेरिका जैसे देश से, तो अक्सर वहाँ एक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट देखने को मिलता है। ईरान की सरकार इस खेल की माहिर है। वो अमेरिकी प्रतिबंधों का इस्तेमाल अपनी जनता को ये कहकर एकजुट करने के लिए कर सकती है कि देखो, एक बाहरी दुश्मन हमारी तरक्की और हमारी संप्रभुता को तबाह करना चाहता है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। इससे सरकार को अपनी आर्थिक नाकामियों को छिपाने और प्रदर्शनों को राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर और सख्ती से कुचलने का मौका मिल जाता है।
तो जिस दबाव को आप रेजीम को कमजोर करने का जरिया मान रहे हैं, वो असल में उसे और मजबूत बना सकता है। लेकिन इस राष्ट्रवादी भावना की भी एक सीमा होती है ना? जब घर में खाने को रोटी ना हो तो राष्ट्रवाद के नारे कब तक पेट भरेंगे? विश्लेषण इशारा कर रहा है कि ये प्रदर्शन सतही नहीं है, ये गहरे और व्यापक हैं। इसका मतलब है कि रेजीम की पकड़ पहले से ही कमजोर हो रही है। अमेरिकी रणनीति बस उसी कमजोर जगह पर और दबाव डाल रही है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर है, लेकिन ये इस अनुमान पर आधारित है कि लोगों की आर्थिक तकलीफ आखिरकार रेजीम के राष्ट्रवादी प्रोपेगेंडा पर भारी पड़ेगी। और यही इस रणनीति का सबसे बड़ा जुआ है। आप ईरान के लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी आज़ादी की लड़ाई को अपनी एक जियोपॉलिटिकल बाजी में दांव पर लगा रहे हैं। और अगर आपका ये अनुमान गलत निकला तो? अगर रेजीम और ज्यादा क्रूर हो गया और उसने विरोध को पूरी तरह कुचल दिया, तो नतीजा क्या होगा? ईरान के आम लोग और ज्यादा पिसेंगे, एक असली लोकतांत्रिक आंदोलन दम तोड़ देगा और ईरान के हार्डलाइनर्स शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। क्या एक थोड़ी बेहतर न्यूक्लियर डील इस कीमत के लायक है? ये एक नैतिक सवाल भी है, सिर्फ रणनीतिक नहीं। अंत में अगर हम विश्लेषण के संभावित परिदृश्यों को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा संभावना दबाव और बातचीत की बताई गई है। सीमित टकराव की संभावना को मध्यम और बड़े युद्ध की संभावना को सबसे कम बताया गया है। ये आंकड़े ही इस बात का सबूत हैं कि रणनीति का झुकाव संवाद की ओर है। सब कुछ इसी ओर इशारा करता है कि ये जबरदस्ती की कूटनीति है, युद्ध की खुली दावत नहीं है। ट्रंप की प्रेशर प्लस डील नीति का लक्ष्य एक बेहतर समझौता हासिल करना है और इसके लिए दबाव एक जरूरी, भले ही कड़वा साधन है। और मैं कहूंगी कि उन आंकड़ों को दूसरे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। बड़े युद्ध की संभावना कम हो सकती है, लेकिन वो शून्य नहीं है। और वो शून्य इसलिए नहीं है क्योंकि इस रणनीति में ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो सीधे युद्ध की ओर ले जाते हैं। इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों न हो, जब आपके औजारों में सीमित सैन्य कार्रवाई और साइबर हमले जैसी चीजें शामिल हों, तो आप एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। ये एक फिसलन भरी ढलान है जहां एक छोटा सा गलत अनुमान या एक गलत जवाबी कार्रवाई चीजों को नियंत्रण से बाहर कर सकती है। विश्लेषण में भले ही इसकी संभावना कम बताई गई हो, लेकिन एक ऐसी रणनीति अपनाना जो इस विनाशकारी संभावना को जिंदा रखती है, वो आग से खेलने जैसा है। तो मेरे हिसाब से सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये जबरदस्ती की कूटनीति का एक टेक्स्ट बुक केस है। ये एक सख्त खेल है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य विनाश नहीं बल्कि एक नया बेहतर समझौता है। विश्लेषण का सबसे संभावित नतीजा भी तनावपूर्ण शांति है, पूर्ण युद्ध नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक युद्ध है जिसका मकसद असली युद्ध को रोकना है। और मैं यही कहूंगी कि मंशा चाहे एक बेहतर डील की हो, रास्ता इतना खतरनाक है कि मंजिल तक पहुंचना निश्चित नहीं है। एक भी गलत कदम हमें उस सबसे कम संभावित लेकिन सबसे विनाशकारी रास्ते पर धकेल सकता है। जब आपके विकल्पों में सैन्य कार्रवाई शामिल हो, तो आप कूटनीति के दायरे से बाहर निकलकर संघर्ष के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जहां घटनाओं पर आपका पूरा नियंत्रण कभी नहीं रहता। ये तो साफ है कि ईरान आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है और हालात बेहद संवेदनशील हैं। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे एक ही रणनीति को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जा सकता है। एक तरफ ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल लगती है, तो दूसरी तरफ ये एक ऐसा जुआ है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक पक्ष का मानना है कि ये एक माहिर खिलाड़ी द्वारा खेला जा रहा हाई स्टेक्स गेम है। वहीं दूसरे का मानना है कि खिलाड़ी ने शायद अपने विरोधी की ताकत और खेल के मैदान की अस्थिरता को कम आंका है। अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता के गलियारों में संवाद का रास्ता चुना जाता है या संघर्ष का। कौन सा तर्क ज्यादा वजनदार है, इसका फैसला हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं।